हेलो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक एनसीईआरटी चैप्टर 5 एक्सरसाइजेस, चैप्टर का नाम लॉज ऑफ मोशन, इसमें 5.18 तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं 5.19। 5.19 प्रॉब्लम क्या है हमारा? प्रॉब्लम है अ शेल ऑफ मास 0.2 kg। कोई शेल है, उसका मास 0.02 kg। 0.2 kg। शेल क्या होता है? गोला जो फेंके जाते हैं तोप से, बंदूक से जो फेंके जाते हैं गोला, उसी को शेल बोलते हैं। फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kg। गन का मास, गन के मास को मैं कैपिटल एम लिख रहा हूं, शेल के मास को स्मॉल एम लिख दिया। ये है 100 kg। इफ मजल स्पीड ऑफ द शेल इज 80 मीटर पर सेकेंड। शेल की इनिशियल स्पीड, मजल स्पीड मतलब इनिशियल स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड दे दिया गया। व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन? गन की स्पीड क्या होगा? गन की स्पीड को मैं भी लिख दे रहा हूं। नाउ ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है लेक्चर के दरमियान, हमने आपको बताया है कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट्स नज़दीक आवे, कोलिजन हो, या फिर किसी सिस्टम में से कोई ऑब्जेक्ट अलग होता हो, यानी कि सेपरेशन होता हो, दोनों कंडीशन में हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को सबसे पहले यूज करके इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो यहाँ पर जो सेल है, गन से फायर किया गया है, गन और सेल इनिशियली रेस्ट में है। टोटल मोमेंटम क्या होगा? अब लीनियर मोमेंटम को हम लोगों ने P से डिनोट किया है इस चैप्टर में। लीनियर मोमेंटम P m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे लगाते हैं, जो हमने आपको सिखाया है। टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। नहीं, कोलिजन होता है तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बट वेक्टर सम आपको लेना है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम इज कांस्टेंट व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो ऑन अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए, बिफोर फायरिंग मास ऑफ बुलेट into velocity of bullet 0, mass of gun into velocity of gun 0 before firing, equal to after firing mass of bullet into velocity of bullet, momentum हो गया, प्लस mass of gun into velocity of gun, momentum हो गया गन का। तो वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर फायरिंग ऑफ सेल इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम बिफोर फायरिंग ऑफ सेल। नाउ 0 इंटू, ये तो 0 हो गए, इक्वल टू m इंटू यू, स्मॉल m इंटू यू, प्लस m इंटू v, कैपिटल M इंटू v। नाउ माइनस कैपिटल M इंटू v, कैपिटल M हम लोगों ने लिया है गन के मास को। नाउ दिस इक्वल टू स्मॉल m इंटू यू। अब देखिए यहाँ से निगेटिव साइन क्या बताता है, तो जैसा कि आप पढ़े हैं वेक्टर में निगेटिव साइन बताता है ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अब गन की वेलोसिटी सेल की वेलोसिटी के अपोजिट, तो यदि सेल फायर हुआ आगे के तरफ तो गन भागेगा पीछे के तरफ, इसी को रिक्वायर्ड वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये है रिक्वायर्ड वेलोसिटी। नाउ v इक्वल टू, ले जाइए इधर m को, माइनस स्मॉल m इंटू यू अपॉन कैपिटल M। नाउ नेगेटिव साइन शोज गन रिक्वाइल इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेल, मतलब कि जिधर सेल चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन रिक्वाइल होंगे, यानी पीछे भागेंगे। अब हमें चाहिए रिक्वाइल स्पीड का वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड मॉडुलस ले लीजिए। मॉडुलस लेंगे दोनों साइड, मैग्नीट्यूड लेंगे दोनों साइड, तो फिर v का मैग्नीट्यूड
यानी मॉडुलस इक्वल टू एम, यू का मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस अपॉन कैपिटल एम, रखिए सबकी वैल्यू, स्मॉल एम 0.02, u is 80 अपॉन कैपिटल एम इज 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, डेसिमल हटाया, नीचे 100। नाउ अब यहाँ से सॉल्व करें इसको, 20 से सॉल्व करें, 24 जा 25 जा। नाउ फर्दर इसको सॉल्व करिए, तो ये हो गया 0.016 मीटर पर सेकेंड। चलिए बच्चों, तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करना है ड्यूरिंग कोलिजन एंड ड्यूरिंग एक्सप्लोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5.20 में क्या पूछा गया हमसे, 5.20 इसमें बोल रहा है, अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स द बॉल एट एंगल 45 डिग्री, एंगल को थीटा से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 45 डिग्री। A batsman deflects the ball at angle 45 degree without changing its initial speed, which is equal to 54 किलोमीटर पर आवर। अब इनिशियल स्पीड दे दिया गया है बॉल का, ये है, इसको मैं यू बोल दे रहा हूँ, 54 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड। नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे, 18 से इसको डिवाइड किया, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ आगे कह रहा है, व्हाट इज द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, बॉल पर कितना इंपल्स लगा है, मास ऑफ द बॉल ये दिया गया हमें, मास ऑफ द बॉल इज 0.15 kg, 0.15 kg। अब ये इंपल्स निकालना है, जैसा कि आप पढ़े हैं इंपल्स के बारे में, जो कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया है, और कॉन्सेप्ट की यदि जरूरत हो तो मैं तो शुरू से बताते आ रहा हूं आपको, अब तो आपको खुद भी पता चल गया है। कहां पर मिलेगा हमें सारा वीडियो, तो यूट्यूब पर हैश ठाकुर सर स्मॉल लेटर में टाइप करिए, यूट्यूब पर, गूगल पर आपको सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे, वहां पर लॉज ऑफ मोशन का सारा कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं। नाउ अब हमें यहाँ पर इम्पल्स निकालना है, जैसा कि आप पढ़े हैं, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होते हैं। यदि फोर्स और टाइम ड्यूरेशन ऑफ फोर्स मालूम है, टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मालूम है, मल्टीप्लाई करके आप इम्पल्स निकाल सकते हैं। बट इम्पल्स लगने से मोमेंटम में फाइनाइट चेंज होते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम से आपको इम्पल्स ज्यादा निकालना होता है, जैसा पीछे भी निकाले हैं प्रॉब्लम में। तो नाउ इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी लिखा हमने। नाउ पी से हम लोग मोमेंटम को डिनोट कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन में। नाउ डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूं, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम P2 यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस P1 इनिशियल मोमेंटम। अब टू वेक्टर का डिफरेंस निकालना है, तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में, फर्स्ट वेक्टर ज्यों का त्यों, सेकंड वेक्टर जो है कर लीजिए ऐसे, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं फॉर योर हेल्प। नाउ P1 P2 की वैल्यू हम निकाल लें, तो P1 और P2 दोनों की वैल्यू इक्वल हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू m इंटू यू, क्योंकि प्रॉब्लम में बोल दिया गया है सेम स्पीड से रिबाउंड होता है बॉल, डिफ्लेक्ट होते हैं सेम स्पीड से बॉल। नाउ तो दिस इज इक्वल टू m मास 0.15 इंटू स्पीड 15। नाउ ये हो गया आपको 15 2.25 kg मीटर पर सेकेंड। हाँ, यहाँ पे दो तरीके होते हैं इम्पल्स को निकालने के लिए, मोमेंटम में चेंज निकालने के लिए। मोमेंटम को दिखाइए, या तो पैरेललोग्राम लॉ से टू वेक्टर का आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, या रिजोल्यूशन मेथड से कर लीजिए, दोनों में से आपको जो इच्छा करे। चलिए मैं इजी मेथड ले रहा हूँ, पैरेललोग्राम लॉ दिखाता हूँ। सपोज ये है हमारा बैट,
ये बैट है, क्रिकेट बॉल फेंका गया, ऐसे बॉल को फेंका गया, ये बॉल है, बॉल ऐसे हिट किया, मोमेंटम ऑफ बॉल इस समय इसको बोला हमने P1 बिफोर हिटिंग। नाउ बॉल इज डिफ्लेक्टेड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। नाउ ये एंगल हो गया 45 डिग्री, इसको मैं अभी थीटा बोल रहा हूँ, थीटा 45 सपोज कर लिए हैं। मोमेंटम ऑफ द बॉल इज P2, दिस इज बैट, बैट से हिट किया, बॉल को डिफ्लेक्ट करा गया थीटा 45 डिग्री पर। अब हमें चाहिए P2 माइनस P1, तो फिर क्या करेंगे हम, P2 प्लस माइनस P1 करेंगे, P1 के डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे, सेम फिगर पे करेंगे, थोड़ा देखने में आपको दिक्कत करेगा। एंड सो दूसरा फिगर ले लेते हैं, फिगर 1 कर दें इसको, फर्स्ट फिगर। अब हम इसको यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, P1 वेक्टर को ये शिफ्ट कर लिया हमने यहाँ से, ठीक है। नाउ दिस इज P1 वेक्टर, बिल्कुल इसके लेंथ के इक्वल, डायरेक्शन भी सेम, ऐसे इसको शिफ्ट कर लिया जैसे शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर सीखे हैं। ये हो गया P1। अब P1 की डायरेक्शन को अपोजिट करते हैं, कर दिया P1 की डायरेक्शन अपोजिट, सेम लेंथ, ठीक है, लेंथ सेम रखना होगा हमें, डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, डायरेक्शन अपोजिट, ये हो गया हमारा माइनस P1 वेक्टर। नाउ P2 वेक्टर को भी शिफ्ट करिए बिल्कुल पैरेलल, तो यहाँ से P2 वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, शिफ्ट कर दिया पैरेलल, जितनी बड़ी लेंथ उतनी ही बड़ी रखेंगे। चलिए ये फिगर सेकंड। अब सेकंड फिगर से हम लोग चेंज इन मोमेंटम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब पैरेललोग्राम लॉ की मदद हम ले रहे हैं, ठीक है। P1 और P2 माइनस P1 और P2 को एडजेसेंट साइड लेते हुए दोनों साइड को पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए, तो पैरेललोग्राम बना रहे हैं। नाउ पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए, यहाँ से इसके पैरेलल, यहाँ से इसके पैरेलल एंड ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिए। पैरेललोग्राम लॉ में जैसा कि आप पढ़े हैं, फ्रॉम मीटिंग पॉइंट ऑफ टेल्स ऑफ टू वेक्टर, जो डायगोनल ड्रॉ करते हैं ये होता है रिजल्टेंट। अब देखिए दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट P2 और माइनस P1 का रिजल्टेंट क्या है इस समय, डेल्टा P, और डेल्टा P क्या है, इंपल्स है, तो डेल्टा P P2 और माइनस P1 दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट, दोनों के बीच ये एंगल है हमारा थीटा। नाउ पैरेललोग्राम लॉ से हम निकाल सकते हैं डेल्टा P, आर की फॉर्मूला डालिए, डेल्टा P निकल जाएंगे, ठीक है, आर की फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा P निकल जाएंगे। रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ में जो आप पढ़े हैं, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो आर के जगह पर डेल्टा P, रिजल्टेंट के जगह डेल्टा P का मैग्नीट्यूड अंडर रूट P1 square plus P2 square, magnitude of vector is not negative, and so P1 square plus P2 square plus 2P1 P2 P1 P2 cos 45 डिग्री सॉल्व करते जाइए। जैसा कि देखिए P1 P2 इक्वल है, तो फिर P1 P1 P2 के जगह भी P1 रख लीजिए, सोल्यूशन पहले छोटा करिए फिर न्यूमेरिकल वैल्यू रखिए। नाउ P1 स्क्वायर प्लस P2 के जगह लिख लिया P1 स्क्वायर, 2P1 P2 के जगह P1 रखेंगे, P1 इंटू P1 P1 स्क्वायर cos 45 डिग्री 1 बाई अंडर रूट 2। नाउ सॉल्व करते चलिए, P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर 2P1 स्क्वायर प्लस 2P1 स्क्वायर 1 बाई अंडर रूट 2। नाउ चाहे तो इसको सॉल्व कर दें, ठीक है। चलिए 2P1 स्क्वायर हम कॉमन निकाल रहे हैं, 2P1 स्क्वायर, सोल्यूशन आपको जैसे करना हो आप कर सकते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, ये बाहर निकल गया, तो 1 बाई अंडर रूट 2। नाउ 2P1 स्क्वायर, अब इसके रूट निकल जाएंगे, आगे सॉल्व करते चलिए। सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन यू, आप जैसे करना चाहें। नाउ यहाँ से रूट निकाला, अंडर रूट 2 P1 का स्क्वायर P1, नाउ इनसाइड
रूट के अंदर रह जाएंगे, √2 + 1 बाई √2। अब इसको भी जैसे आप सॉल्व करना चाहें, चलिए एक तरीका मैं दे रहा हूँ, √2 + 1 बाई √2 बाई √2। अब √2 की वैल्यू जान ही रहे हैं, रखिए, √2 का वैल्यू रख दिया 1.414, T1 का वैल्यू रख दिया 2.25, अंडर √2 1.414 + 1 करें तो फिर 2.414, फिर √2 का वैल्यू रखिए, √2 का वैल्यू रखिए 1.414 रख लिए। अब इसको कैलकुलेट करिए, चलिए मैं थोड़ा कैलकुलेट कर देता हूँ, फाइनल पे ला देता हूँ। Now this is equal to 4.2 kg मीटर पर सेकेंड। अब देखिए डेल्टा पी का ये वैल्यू निकल गया हमें। अब डेल्टा पी इज इक्वल टू इम्पल्स, डेल्टा पी जो है इम्पल्स है किस पर, बॉल ने हिट किया बैट को, बॉल ने फोर्स लगाया बैट पे, एक्शन, बैट ने लगाया इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बॉल पर, रिएक्शन, एंड सो इम्पल्स इम्पार्टेड टू बॉल, मैग्नीट्यूड यही होगा। इम्पल्स इम्पार्टेड टू बैट यदि बोलता है यही होगा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में है इम्पल्स इम्पार्टेड टू बॉल, तो दिस इज इम्पल्स इम्पार्टेड टू बॉल बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इम्पल्स ऑन बॉल, सिंपल लैंग्वेज में बॉल पर इम्पल्स क्या होगा, इक्वल टू डेल्टा पी, इक्वेशन 1 से। अब ये डेल्टा पी निकाले हैं 4.2 kg मीटर पर सेकेंड, या न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं, जैसा कि इम्पल्स F × T है, फोर्स × टाइम, तो न्यूटन सेकेंड भी लिखा जा सकता है यूनिट को। चलिए, तो ये था इम्पल्स के लिए। अब इसी को बहुत लोग जो रेजोल्यूशन करके करते हैं, कर सकते हैं, आपको डबल मेथड पता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ऑलरेडी सिखाया हूँ आपको और अच्छे से सिखाया हूँ, तो आप कर सकते हैं बाय रेजोल्यूशन भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5.21। 5.21 में क्या बोला गया, a stone of mass 0.25 kg tied to end of a string is hurled around in a circle of radius 1.5 meter। चलिए मास दिया गया 0. mass of a stone is 0.25 kg, 0.25 kg, radius of circular path is given 1.5 meter, 1.5 meter। now next speed 40 revolution per minute in horizontal plane। horizontal circle में स्टोन को घुमाए जा रहे हैं स्ट्रिंग से बांध के। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दिया गया, अब स्पीड बोल के कभी रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर सेकंड बोले तो समझ जाएंगे कि स्पीड नहीं फ्रीक्वेंसी है, और गलत भी नहीं समझेंगे कि स्पीड लिख दिया तो गलत हो गया, नहीं, आपने पढ़ा है यूनिट्स एंड डायमेंशन में दोनों तरफ LHS RHS में इस टर्म का यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। एंड सो फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकंड, ओमेगा का भी पर सेकंड आप बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ओमेगा का भी बोला जा सकता है। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड का यूनिट और फ्रीक्वेंसी का यूनिट सेम बोले जाते हैं। बट आप प्रॉब्लम में यूज करेंगे जब ओमेगा को, तो 2 न्यू करके यूज करेंगे। तो न्यू हमें दिया गया है कितना, फ्रीक्वेंसी इज 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब इसको सेकंड में लाइए क्योंकि सारा काम SI में आपको करना है, एंड सो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करिए, तो 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, 60 सेकंड में 40 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन, बाई 60, ये हो गया रिवॉल्यूशन पर सेकंड। 1 सेकंड में रिवॉल्यूशन, ठीक है, 1 मिनट में 40 रिवॉल्यूशन, 60 सेकंड में 40 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में 40/60 रिवॉल्यूशन, यानी रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अब इसको सॉल्व कर दें, 20 से डिवाइड कर दें, 20
2 जा 23 जा 2/3, दिस इज 2/3 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। चलिए न्यू दिया गया हमें। नेक्स्ट आगे अब हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। अब हमने जो आपको पढ़ाया है उसमें बताया है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप सर्कुलर मोशन कराते हैं स्ट्रिंग से ज्वाइन करके, स्ट्रिंग से बांध के, ना हॉरिजॉन्टल सर्कल में, बिल्कुल इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में स्ट्रिंग से बांध के रोटेट करा रहे हैं, स्टोन को घुमा रहे हैं सर्कल में, ऐसे घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में, दिस इज स्टोन, मास इज m, तो फिर इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है क्योंकि जैसे ही घुमाएंगे तो स्टोन ड्यू टू टेंजेंशियल वेलोसिटी सर्कल से बाहर जाने की कोशिश करता है तो स्ट्रिंग खींच देता है, स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाते हैं। स्ट्रेच स्ट्रिंग में टेंशन होते हैं। आपने पढ़ा टेंशन इज पुलिंग फोर्स ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन जो है स्ट्रिंग का पुलिंग फोर्स है, ऑब्जेक्ट को पुल करता है अपनी तरफ, खींचता है ऑब्जेक्ट को, जिस फोर्स से स्ट्रिंग, यही होता है टेंशन। नाउ वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी होते हैं सर्कुलर मोशन में, जैसा कि ऑलरेडी अब आप पढ़े हुए हैं। एंगुलर वेलोसिटी, घूमने की जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ पे दिखा लें, यहाँ पे दिखा लें, चलिए मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ। एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, ओमेगा। नाउ अब ये जो टी देख रहे हैं टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टुवर्ड्स सेंटर नेट फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है। देखिए नेट फोर्स कितना है, टी, और कोई फोर्स नहीं। mg का कंपोनेंट यदि करेंगे तो mg है वर्टिकल, ये रेडियस है हॉरिजॉन्टल, ये रेडियस का लाइन हॉरिजॉन्टल है ये। नाउ इनके बीच एंगल 90 डिग्री, तो mg cos 90 डिग्री जीरो, mg का कोई इफेक्ट नहीं होगा इस लाइन के अलावा। तो ओनली वन फोर्स है, टोटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, यही है t, एंड सो t इज सेंट्रीपिटल फोर्स। t टोटल फोर्स निकाला टुवर्ड्स सेंटर। मैंने आपको वन लाइन का इक्वेशन दिया है सर्कुलर मोशन के लिए कि फाइंड रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r या m ओमेगा स्क्वायर r, तो t इक्वल टू m। अब यहाँ पे हमें न्यू दिया है तो इससे ओमेगा निकल जाएंगे, तो m ओमेगा स्क्वायर r कर लें हम। ओमेगा चाहिए तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू कर लीजिए। नाउ 2 पाई की वैल्यू रख लें 3.14 या 22/7, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप यूज कर सकते हैं। न्यू की वैल्यू हो गया 2/3। अब इसको यहाँ रखते हैं तो m हो गया हमारा 0.25, 0.25 ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर करेंगे। चलिए इस 2 को एक जगह हम कर लेते हैं, 2 2 जा 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16, 3.14 का स्क्वायर, स्क्वायर अपॉन नीचे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 कर लेते हैं, नीचे 9, 3 का स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। r की वैल्यू 1.5, 1.5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। नाउ सॉल्यूशन आप करेंगे, मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं। नाउ दिस इक्वल टू 6.6 न्यूटन। थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया करेंगे, आंसर टैली करनी है, आंसर मैच करनी है, तो थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लिया करेंगे। नाउ अब प्रॉब्लम फर्दर नेक्स्ट पार्ट इसमें कह रहा है, क्या है नेक्स्ट पार्ट में, ये देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में बोल रहा है what is maximum speed with which the stone can be whirled around if the string can withstand a maximum tension 200 न्यूटन। यदि स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन 200 न्यूटन होगा तो फिर मैक्सिमम स्पीड कितना रखेंगे आप। अब मैक्सिमम टेंशन से ज़्यादा यदि टेंशन होगा तो क्या होगा, स्ट्रिंग टूट जाता है, इसलिए मैक्सिमम टेंशन से ज़्यादा टेंशन कभी स्ट्रिंग में नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्ट्रिंग आपका टूट जाएगा। तो चलिए फिर वही इक्वेशन तो ही रहेगा जो भी फॉर्म किए थे, t इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, लेकिन अब इसमें जो है हमें स्पीड कर रहा है। स्पीड जब बोल रहा है तो हम क्या मीनिंग लगावें, लीनियर स्पीड या एंगुलर स्पीड। तो आप लीनियर स्पीड समझेंगे, एंगुलर स्पीड
बोलना पड़ता है। लीनियर स्पीड को ओनली स्पीड भी बोलते हैं। एंड सो एम ओमेगा स्क्वायर आर की जगह पर हम एम वी स्क्वायर बाई आर लिख लें। टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, जैसा कि पता है ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर कर दीजिए, बस अपने आप जो है वी स्क्वायर बाई आर हो जाएंगे। अब टी यदि मैक्सिमम है तो भी मैक्सिमम। नाउ अब टी को मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? ठीक है, मास कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट है, स्पीड को कह रहा है कितना मैक्सिमम रखेंगे जिससे कि स्ट्रिंग टूटे नहीं, विथ स्टैंड मस्त बर्दाश्त कर ले, स्ट्रिंग टूटे नहीं। तो टी मैक्सिमम कितना दिया है? 200 न्यूटन। 200 मास इज 0.25। भी हमें चाहिए मैक्सिमम स्पीड, भी मैक्स हमें चाहिए। नाउ भी स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन आर, रेडियस इज 1.5। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। भी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई ले लें, ये हो गया 300 अपॉन हो जाएंगे 0.25। नाउ भी मैक्स इक्वल टू, अब यहाँ से रूट ले लें हम लोग, √3 इंटू 10, यानी 100 इंटू 3 कर लीजिए, तो √3 इंटू 10, 0.25 का रूट ले लीजिए 0.5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1.732 लेकर के सॉल्व कर दीजिए, तो ये 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन 5.22। 5.22 में क्या है? 5.22 इन एक्सरसाइज 5.21 की मदद लेनी होगी, जो अभी किए हैं इसकी मदद लेनी होगी। The speed of a stone is increased beyond a maximum permissible value and the string breaks suddenly. Which of the following currently describes the trajectory of the stone after string breaks? जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स यदि 0 हो गया देन क्या होता है? स्ट्रिंग टेंजेंट के अलाउंग फ्लाई कर जाते हैं, क्योंकि वेलोसिटी जो है सर्कुलर पाथ के अलाउंग टेंजेंट है। एंड सो यदि स्ट्रिंग टूट गया, सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो जाएंगे, तो फिर सर्कल छोड़ देता है बॉडी और भागता है किधर? जिधर उसका वेलोसिटी है, अलोंग टेंजेंट। तो कर दीजिए, इसमें जो चॉइस बनाया गया 3 चॉइसेस में बी चॉइस आपका करेक्ट है। ठीक है, मैं बोलता हूं, लिख लीजिए, बी चॉइस करेक्ट है। द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स। नेक्स्ट 5.23। 5.23 में क्या है? 5.23 इज ऑल्सो कंसेप्चुअल क्वेश्चन। चलिए कंसेप्चुअल भी थोड़ा देख लेते हैं। ऐसे तो कंसेप्चुअल आप अपनी बुक से थोड़ा सा रीडिंग लगाएंगे, बस अपने आप आपको पता चलेगा। पार्ट ए में दे रहा है explain why a horse cannot pull a cart and run in empty space. empty space जहाँ पर कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऐसे जगह पर, यानी बिल्कुल खाली जगह हो जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, वहाँ पर हॉर्स क्या कार्ट को खींच सकता है? चलिए देखते हैं। अब पूरा हॉर्स और कार्ट नहीं दिखा के बिल्कुल शॉर्ट कर रहे हैं इसको, ब्लॉक डायग्राम बना दे रहा हूं मैं। ये हॉर्स समझ लीजिए इसको, एंड इसको कार्ट समझ लें हम। दिस इज कार्ट। हॉर्स को कार्ट जो खींचता है, हॉर्स और कार्ट एक टाई अप रॉड से जुड़े होते हैं, या फिर जो आपने कभी देखा होगा घोड़ा गाड़ी, तो जो रॉड्स होते हैं उस रॉड से कार्ट और हॉर्स जुड़े होते हैं। टाई अप रॉड, टाई रॉड कह सकते हैं।
अब ये रॉड हो गया। जब हॉर्स आगे बढ़ता है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन इधर की तरफ हॉर्स, जब ये हॉर्स आता है मोशन में, आगे बढ़ता है इधर की तरफ, तो क्या होगा, ये जो रॉड है रॉड खींचेगा। जब रॉड खींचेगा तो टेंशन आएगा, जैसे स्ट्रिंग में टेंशन, बिल्कुल उसी तरह से हॉर्स आगे बढ़ेगा तो रॉड को खींचेगा, रॉड में टेंशन आ जाएंगे, रॉड खिंचाएगा। अब रॉड में टेंशन आवेगा तो फिर रॉड कार्ट को खींचेगा, टी टेंशन, रॉड हॉर्स को भी खींचेगा, टी टेंशन। अब आप देखिए इस सिस्टम में नेट फोर्स क्या होगा, 0। इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जितने फोर्स से हॉर्स ने कार्ट को खींचा एक्शन, उतने ही फोर्स से कार्ट ने हॉर्स को खींचा रिएक्शन। तो फिर इस सिस्टम में नेट फोर्स क्या होगा, 0। मतलब कि हॉर्स कार्ट एक दूसरे को नहीं खींच सकता है। तो फिर हॉर्स कैसे खींचता है कार्ट को, अब देखिए चलने के समय इंसान हो या फिर हॉर्स हो, घोड़ा हो, जब कोई चलता है तो बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं चलता है, थोड़ा सा ऐसे झुकता है वो चलने के समय। तो यदि हॉर्स उधर की तरफ चल रहा है तो फिर हॉर्स का जो फुट है ऐसे इंक्लाइन होगा, बिल्कुल ऐसे इंक्लाइन होगा हॉर्स का जो फुट है। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इसको, इस तरह से जो हॉर्स के जो फुट है ऐसे इंक्लाइन हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ये ग्राउंड को पुश करता है नीचे की तरफ एक्शन, तो ग्राउंड भी इसको ऊपर पुश करता है रिएक्शन। इसको मैं आर बोल रहा हूँ। अब ये जो ग्राउंड का रिएक्शन है आर, इस आर का कंपोनेंट करके देखिए क्या होता है। तो आर का कंपोनेंट अब मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल, ये रोड ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया आर, आर रिएक्शन ऑफ रोड ऑन हॉर्स, ऑन फीट ऑफ हॉर्स, हॉर्स के पैर पर। अब इसको रिजॉल्व करके देखिए, आर का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के अलाउंग, इसको एक्स एक्सिस बोल दे रहा हूँ, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल के अलाउंग आर का कंपोनेंट आर एक्स। यदि ये एंगल थीटा है तो आर कॉस थीटा, यदि एंगल थीटा है मान लीजिए तो इधर की तरफ हो गया आर कॉस थीटा। तो फिर वर्टिकल डायरेक्शन में आर वाई कर दें तो आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से एंगल देख सकते हैं। अब यहीं पर गौर करिए, ये जो आर कॉस थीटा है, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये आर क्या है, कॉन्टैक्ट में लगा है फोर्स। ये जो कंपोनेंट ऑफ आर है कॉन्टैक्ट फोर्स, यहीं देता है हॉर्स को एक्सीलरेशन, एंड दिस इज फ्रिक्शन। ये जो देख रहे हैं फोर्स, दिस फोर्स इज फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स का जो सरफेस को टच करता हुआ जो कॉन्टैक्ट फोर्स है आर, इस आर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बिल्कुल सरफेस को, ग्राउंड को टच करता हुआ, यही देता है फ्रिक्शन। और इसी फ्रिक्शन की वजह से, इस फ्रिक्शन की वजह से आगे बढ़ता है कार्ट, हॉर्स आगे बढ़ता है। अब यहीं पर गौर करिए, फ्री स्पेस में क्या होगा, ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगा, देयर विल बी नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होंगे, नो फ्रिक्शन, तो फिर देयर विल नॉट बी फोर्स अलोंग द मोशन ऑफ हॉर्स, एंड सो कोई फोर्स नहीं होगा फ्री स्पेस में, एम्प्टी स्पेस में कोई फोर्स नहीं होगा जब, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगा। फ्री स्पेस में कोई बॉडी ही नहीं है, एम्प्टी स्पेस में कोई बॉडी नहीं है, इसलिए हॉर्स कार्ट के कॉन्टैक्ट में कोई बॉडी नहीं है, एंड सो कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी 0, दिस फोर्स विल बी 0, फ्रिक्शन विल बी 0, एंड सो हॉर्स कैन नॉट पुल द कार्ट। चलिए, आपके पीछे आंसर लिखा हुआ है, इसलिए मैं लिखा नहीं रहा हूँ, समझा दिया हूँ। नाउ बी पार्ट में यानी बुक के पीछे से आप आंसर लिख सकते हैं, सेम जो मैं बोल रहा हूँ। बी पार्ट में क्या है, पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है इनर्शिया के बारे में कि जब कोई मोशन में है तो ड्यू टू इनर्शिया मोशन में रहना चाहता है, तो मोशन में रहना चाहता है, ये है प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो क्या होगा,
यदि बस सडनली रुक गया तो ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन पैसेंजर आगे बढ़ना चाहेगा तो क्या होगा, टिल्ट होगा, आगे की तरफ झुकेगा वो। पार्ट सी में क्या है, अब ये सब मैं लिख नहीं रहा हूं, ये आपके एनसीईआरटी के पीछे जो मैं बोल रहा हूं लिखा हुआ है, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। सी में क्या है, इट इज इजियर टू पुल अ लॉन मोवर देन टू पुश इट। अब जैसे देखते हैं क्रिकेट स्टेडियम में, कभी आपने देखा होगा कि लोग वहां पर जो है एक सिलेंडर को रोटेट करा करके ग्राउंड को प्लेन करते हैं, तो इसी को कहते हैं लॉन मोवर, लॉन रोलर, लॉन मोवर कहते हैं इसको। इसको जरा मैं डिटेल में आपको समझा देता हूं। अब जो लॉन मोवर है, लॉन रोलर है, जो भी है, इसके लिए 2 फिगर्स ड्रॉ कर लें। लेट अस सपोज ये है लॉन रोलर या लॉन मोवर, दोनों समझ सकते हैं। सेंटर नाउ इस पर हॉरिजॉन्टल के साथ में हॉरिजॉन्टल लाइन ये हमने ड्रॉ कर लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में कुछ एंगल बनाते हुए ये एक फोर्स लगाया हमने, एफ फोर्स। इस एफ फोर्स से हम पुल कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। नाउ एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ इसका लिया हमने थीटा। अब दिखाइए इस पर और भी फोर्सेस। बॉडी का वेट mg डाउनवर्ड, सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसको मैं n1 बोल दे रहा हूं, r भी बोल सकते हैं, इसको मैं n1 बोल दे रहा हूं, सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नाउ फिर F के कंपोनेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया है कि फोर्स को हमेशा रिजॉल्व करते हैं अलोंग लाइन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। रिजॉल्व करिए F को, तो इधर F का कंपोनेंट F cos थीटा, तो फिर इधर हो जाएंगे F sin थीटा। अब पुलिंग के समय ये हुआ पुलिंग, खींच रहे हैं, F फोर्स लगा के खींच रहे हैं मोवर को, रोलर को खींच रहे हैं, पुलिंग। इस पुलिंग के समय रिएक्शन फोर्स निकालते हैं। चलिए क्या होगा, तो वर्टिकली कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एंड सो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। vertically acceleration is 0, and so upward force n1 plus f sin theta equal to downward force mg। now यहां से n1 निकल जाएगा आपको mg माइनस f sin थीटा। चलिए n1 की वैल्यू निकाल लिया हमने। अब पुश की बात करते हैं। ये है हमारा रोलर, बिल्कुल सेम, थोड़ा बड़ा हो गया बट सेम रखिएगा। रोलर हॉरिजॉन्टल लाइन ये दिखा लिया हमने। अब इसको पुश कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल के साथ सेम एंगल फॉर्म करते हुए हम पुश करेंगे इसको। ठीक है, ऐसे सेंटर के अलोंग ले लीजिए। रॉड जो है, जो हैंडल होते हैं मोवर में, रोलर में, अब ये हैंडल सेंटर के अलोंग ये लिया, एंगल सेम रखना है हॉरिजॉन्टल के साथ में। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दें, आगे बढ़ा के इसको टच करा दीजिए। हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल रखना है सेम, और फोर्स जो पुश करने का फोर्स है इसको भी सेम रखिए, तभी पता चलेगा कि कौन डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इसलिए फोर्स को सेम रखेंगे। नाउ अब बाकी फोर्सेस दिखावें। बॉडी का वेट mg, फिर सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अब इसको n2 बोल लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n2 बोल लिया हमने, सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि हमेशा फोर्स का टेल होना चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर, तभी आप फोर्स की प्रॉब्लम में रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स करेंगे। तो पहले फोर्स को डिस्प्लेस करके इस फोर्स के टेल को रखिए बॉडी के ऊपर, तो यहाँ से इसको डिस्प्लेस करके ड्रॉ किया। अब डिस्प्लेस किया तो मैं इसको डॉटेड शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये डिस्प्लेस किया, यहाँ से इस फोर्स को यहाँ से उठा के डिस्प्लेस कर दिया, फोर्स F। नाउ हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, तब F का कंपोनेंट इधर के तरफ हो गया F cos थीटा, एंड इधर के तरफ हो जाएंगे F sin थीटा। नाउ दिस इज कंडीशन ऑफ पुशिंग, नीचे मेंशन कर दीजिए पुशिंग।
अब इस समय फिर एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, 0। मेंशन करिए वर्टिकली acceleration of mover is 0, therefore upward force n2 equal to downward force mg plus f sin theta। अब ये f फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, ठीक है, थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए, where f is applied force at angle theta with horizontal। चलिए अब जरा गौर से देखिए, ये जो N2 है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये बड़ा है, जैसा कि देख रहे हैं mg प्लस एफ साइन थीटा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है mg माइनस एफ साइन थीटा क्या हो गया, ये छोटा हो गया। तो जैसा कि आप पढ़े हैं, फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, एंड सो पुश करने के समय क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन बड़ा है तो मोशन की जो अपोजिशन में फोर्स होगा, यानी फ्रिक्शन जिसको कहते हैं, ये बड़ा होगा पुश करने के समय। पुल करने के समय क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन कम है तो मोशन की जो अपोजिशन फोर्स है ये होगा कम, एंड सो पुल करना आसान होता है मोवर को, पुश करना मुश्किल होता है। तो फिर हमारा जवाब ये मैथमेटिकली शो करके हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, N1 is less than N2, so force in opposition to relative motion of mover is less in pulling than in pushing, so to pull a lawn mower is easier than to push it। अब आगे जो हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डी पार्ट जो है ये भी आपको पता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है इम्पल्स ऑफ फोर्स में। इम्पल्स में जो पढ़ा है हम लोगों ने कि जब टाइम ड्यूरेशन ऑफ फोर्स, टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को यदि हम बढ़ा देते हैं तो फोर्स क्या होता है, छोटा, ठीक है। अब यही बात जो है आपके डी पार्ट में 5.23 के डी पार्ट में 5.23 के डी पार्ट में सेम बात आप डिस्कस कर चुके हैं। इम्पल्स के समय का क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल होल्डिंग द कैच। अब आप क्लियर बता सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग टाइम, कैच लेने के समय हाथ को पीछे अप करते हैं, क्यों करते हैं, तो टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है बॉल पर, इसको बढ़ा देते हैं। बाय इंक्रीजिंग टाइम force applied by hand on the ball and also by the ball on the hand will decrease, या फिर ये भी कह सकते हैं कि time increases, so change in momentum decreases, momentum में change कम हो जाएंगे, momentum में change कम होगा तो क्या होगा, फोर्स कम होंगे तो क्या होगा, चोट नहीं लगेगा। चलिए ये था इम्पल्स से रिलेटेड। नाउ 5.24 में हम आते हैं। 5.24 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ये हम डिस्कस करते चलेंगे, बट आप उसको एनसीईआरटी के पीछे से आप उसको लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम लैंग्वेज आपको मिलेंगे। नाउ 5.24 में जैसा कि ग्राफ दिखाया गया है, ग्राफ में लोगों ने जो डिस्कस किया है पीछे वही सेम चीज है, इस तरह से शो किया गया है ग्राफ में। 0 टाइम की वैल्यू बिल्कुल इसके सामने 2, यहाँ पे 4, फिर यहाँ से सेम ग्राफ को रिपीट किया गया है, बिल्कुल सेम 4 से फिर ऊपर फिर नीचे आया, इतना ही हाइट तक। अब ये जो हाइट है ग्राफ की, ये हाइट पर लिखा हुआ है कितना,
2. नाउ दिस इज x इन सेंटीमीटर, x बता रहा है सेंटीमीटर में, और इस लाइन पे बता रहा है टाइम t सेकंड में। ठीक है, ये बार बार रिपीट किया गया है, आगे आप देख सकते हैं बुक में, बट मैं एक अप एंड डाउन ग्राफ ले लिया है। अब हमसे डिमांड क्या है इसमें, सो द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 0.04 kg, मास ऑफ बॉडी दे दिया 0.04 kg। नाउ इसके आगे there is suggest a suitable physical context for this motion. What is the time between two consecutive impulses received by the body? What is magnitude of each impulse? चलिए अब जरा गौर से एक बात देखेंगे। 0, x की वैल्यू 0, टाइम 0, टाइम बढ़ के गया 2 सेकेंड पर, तो देखिए कि पोजीशन यानी कि ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया 2 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां पर आया ऑब्जेक्ट, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर आया ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहां से यहां तक देखिए क्या हो गया, x की वैल्यू 0 हो गया। अब ऐसा कैसे होगा, तो बहुत ही इजी एग्जांपल बता रहा हूं। आपके घर में 2 आमने सामने की दीवार है, एक दीवार पर x = 0 ले लीजिए, जैसे ये हो गया वॉल। यहाँ पे हमने एक वॉल पे x = लिया 0, और यहाँ से 2 मीटर पर ले लिया दूसरी वॉल। अब ये है 2 मीटर पर 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर पर दूसरी वॉल, ये हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक बॉल गया, ये बॉल यहाँ से चल के यहाँ हिट किया, फिर यहाँ से ये बॉल रिटर्न हो गया। तो इस तरह से यदि हम 2 वॉल्स लें, एक का कोऑर्डिनेट x0 पर, दूसरे का कोऑर्डिनेट x = 2 सेंटीमीटर पर, यदि ले लें दूसरे वॉल का कोऑर्डिनेट, तब क्या देखते हैं, यदि एक बॉल को ऐसे छोड़ते हैं, ठीक है, फ्लोर में मान लीजिए, बिल्कुल यहाँ पर फ्लोर हम ले लें, एज्यूम कर लें फ्लोर, इसको फ्लोर एज्यूम कर लीजिए। तब इस फ्लोर के बीच में एक बॉल जो है ऐसे जाएगा, वॉल में टकराएगा, वापस आवेगा, वॉल में टकराएगा, फिर वापस आवेगा। यही दिखाया गया है, ऊपर गया मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, x0 से 2 सेंटीमीटर पर बॉल गया, फिर आया नीचे, डिस्प्लेसमेंट 0, x0 मतलब कि x 2 सेंटीमीटर से x0 पर आ गया। तो क्या देखा आपने, अब यहाँ पर हिट कर रहा है बॉल, वॉल को हिट कर रहा है, तो फिर वॉल पर बॉल फोर्स लगावेगा, एक्शन, वॉल बॉल पर फोर्स लगावेगा, रिएक्शन। एंड सो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि कितना चेंज इन मोमेंटम होगा वॉल से टकराने पर। बॉल जो वॉल से टकराता है तो कितना चेंज इन मोमेंटम होगा, उतने ही बॉल पर इंपल्स काम करेंगे। आइए देखते हैं, कुछ नाम रख लेते हैं पॉइंट का। मान लीजिए यहाँ पर ए लिख रहे हैं हमने, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। अब ओ ए ग्राफ का स्लोप निकालिए। इसके लिए यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर सी लिख रहा हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इधर। ओ ए ग्राफ के स्लोप निकालकर ओ ए में वेलोसिटी निकाल लीजिए, कितना वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए के जस्ट पहले वेलोसिटी, इस ग्राफ का स्लोप, बिकॉज ए से ओ तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप कभी बदलता नहीं है। एंड सो ए से ओ तक स्लोप देगा हमें इनिशियल वेलोसिटी, बॉल का कोलिजन के पहले वेलोसिटी, कोलिजन हो रहा है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर, तो कोलिजन के पहले की वेलोसिटी, इसको मैं u बोल दे रहा हूँ, इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। इस एंगल को मैं बोल देता हूँ थीटा। स्लोप ऑफ ग्राफ इज tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये लेंथ है 2, ये भी लेंथ है 2, तो हो गया 2/2, बट ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेकेंड, ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट हम लोग SI में काम कर रहे हैं, तो 1 × 10⁻⁻2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर बना लीजिए, तो 1 सेंटीमीटर बाई 100 मीटर पर सेकेंड। अब ए मतलब पॉइंट ए मतलब ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका, ओ मतलब ये पॉइंट हो गया।
ठीक है। अब इस वॉल पर बॉल कोलाइड करा, बॉल रिटर्न हो रहा है यहाँ से। तो जब बॉल रिटर्न हो रहा है तो फिर अब ये ग्राफ है रिटर्न के लिए जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो के लिए ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ का स्लोप निकालिए। इस ग्राफ का स्लोप जो है आपको भी दे देगा। तो बाद की वेलोसिटी, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, कोलिजन से पहले की वेलोसिटी को यू बोल देते हैं, और वॉल से कोलाइड करके रिटर्न हुआ वेलोसिटी को भी बोल देते हैं। ठीक है, ये एक वॉल हो गया, ये दूसरी वॉल हो गया। नाउ v इक्वल टू, अब ये जो एंगल है इस एंगल को मैं बोल रहा हूं अल्फा, इक्वल टू tan अल्फा। अब tan अल्फा चाहिए आपको, तो फिर यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं। ये एंगल देखिए कितना होगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएंगे। नाउ tan अल्फा इक्वल टू माइनस tan 180 डिग्री माइनस अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि tan 180 माइनस अल्फा होता है माइनस tan अल्फा, माइनस लगा प्लस tan अल्फा हो गया। तो ऐसा करने से बच्चों देखिए क्या फायदा मिल रहा है हमें। तो कभी भी ग्राफ का स्लोप निकालना हो, इसे तो आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता दिया हूं कि 90 डिग्री से यदि बड़े एंगल बना रहा हो आपका स्ट्रेट लाइन, तो फिर वहां पर हमें क्या करना चाहिए। तो वहां पे जो मैं दिखा रहा हूं tan अल्फा चाहिए, तो माइनस tan 180 माइनस अल्फा ले लीजिए। अब यहाँ से इस एंगल का tan ले रहे हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की लेंथ फिर वहीं 2 सेंटीमीटर, बेस की लेंथ यहाँ से यहाँ तक BC की लेंथ ये 2, फिर 2/2 हो गया, हाँ माइनस, ठीक है। tan 180 माइनस अल्फा, इसका tan लिया परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो गया -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर बना लीजिए, तो -1/100 सेंटीमीटर को मीटर बनाए, 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। अब चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। तो यहाँ पर जो रिटर्न हुआ है बॉल, रिटर्न हुआ तो डायरेक्शन मोमेंटम का अपोजिट हो गया। तो फिर चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल in collision equal to अब चेंज इन मोमेंटम को मैं डेल्टा P लिख दे रहा हूं। नाउ डेल्टा P इक्वल टू क्या होगा, P2 माइनस P1, बाद की मोमेंटम माइनस पहले की मोमेंटम, बाद की मोमेंटम का डायरेक्शन अपोजिट हो चुका है, ठीक है। तो बाद की मोमेंटम m इंटू भी माइनस पहले की मोमेंटम m इंटू यू, बट मॉडुलस ले लीजिए। नाउ दिस इज इक्वल टू, मॉडुलस क्यों ले लिया हमने, डेल्टा पी का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, एंड सो मॉडुलस ले लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए m इंटू भी, m इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, बढ़िया रहेगा, m कॉमन निकाल लीजिए। मॉडुलस v माइनस यू कर लें। नाउ m की वैल्यू मालूम है 0.04, मॉडुलस v कितना है -1 10⁻⁻2, u कितना है 1 10⁻⁻2, दिस माइनस दिस, तो फिर ये हो गया मॉडुलस के अंदर माइनस, दोनों को ऐड कर लीजिए तो 2 10⁻⁻2, मॉडुलस माइनस तो गायब हो जाएंगे, माइनस खत्म हो जाएंगे, तो क्या होगा 0.04 इंटू 2 10⁻⁻2, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ दिस इक्वल टू 2 4 जा 8, यहाँ से डेसिमल हटाइए, ठीक है, डेसिमल हटाइए तो नीचे 100 4 2 जा 8 इंटू 10⁻, ऊपर ले जाए तो -4 यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। नाउ चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स, यही इम्पल्स हो गया, तो फिर लिख दीजिए एक लाइन और, इम्पल्स इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू
एक 10⁻⁻⁴ kg मीटर पर सेकेंड। और कब होगा? जिस समय की सामने वाले वाल से कोलाइड करके रिटर्न हो रहा है। चलिए बच्चों, यहाँ तक हम आए हैं। अब यहाँ के आगे के प्रॉब्लम्स हम अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।